नमस्कार, टाइम्स नाउ भारत पर देश के सबसे पसंदीदा डिबेट शो राष्ट्रवाद में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। राष्ट्रवाद यानी देश से बढ़कर कुछ नहीं। क्या कांग्रेस वोट बैंक के लिए मुसलमानों को डराती है और हिंदुओं को बांटने का काम करती है? क्या कांग्रेस सचमुच नफरत फैलाने वाली सबसे बड़ी फैक्ट्री बन गई है? दरअसल हरियाणा में मिली बंपर जीत के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने आज कांग्रेस पर चौतरफा प्रचंड प्रहार किया। पीएम के प्रहार पर कांग्रेस ने भी पलटवार किया और पीएम मोदी और बीजेपी को ही नफरत फैलाने वाला बता दिया। लेकिन सवाल है कि क्या हरियाणा में कांग्रेस का जातियों वाला दांव वाकई फेल हो गया? क्या हिंदू जाति में नहीं बटेगा तो कांग्रेस का बंटाधार तय है? आज इसी मुद्दे पर डिबेट, लेकिन पहले एक रिपोर्ट देखिए। हरियाणा में जीत की हैट्रिक लगाने के बाद प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी का जोश हाई है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस हार के सदमे में है। लेकिन सवाल है कि क्या डरो मत की बात कहने वाले राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी मुसलमानों को डराकर वोट बैंक को मजबूत करने का हथकंडा अपनाते हैं? क्या कांग्रेस हिंदुओं को बांटने के लिए ही जाति जनगणना का राग अलापती है? ये सवाल इसलिए क्योंकि हरियाणा में बंपर जीत के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस पर चौतरफा हमला बोल दिया। प्रधानमंत्री मोदी ने सवाल किया कि कांग्रेस मुसलमानों की जाति की बात पर क्यों चुप हो जाती है। इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि कांग्रेस मुसलमानों को डराती है और हिंदुओं को बांटने का काम करती है। कांग्रेस का फॉर्मूला साफ है कि मुसलमानों को डराते रहो, उनको भय दिखाओ, उनको वोट बैंक के कन्वर्ट करो और वोट बैंक को मजबूत करो। कांग्रेस के एक भी नेता ने आज तक कभी नहीं कहा कि हमारे मुस्लिम भाई बहनों में कितनी जातियां होती हैं। मुस्लिम जातियों की बात आते ही कांग्रेस के नेता पर मुंह पर ताला लगाकर बैठ जाते हैं। लेकिन जब भी हिंदू समाज की बात आती है तो कांग्रेस उनकी चर्चा जाति से ही शुरू करती है। कांग्रेस की नीति है हिंदुओं की एक जाति को दूसरी जाति से लड़ाओ। कांग्रेस जानती है कि जितना हिंदू बटेगा उतना ही उसका फायदा होगा। कांग्रेस किसी भी तरीके से हिंदू समाज में आग लगाए रखना चाहती है ताकि वो उस पर राजनीतिक रोटियां सेकती रहें। महाराष्ट्र में 7600 करोड़ रुपए से ज्यादा की विकास परियोजनाओं की डिजिटल माध्यम से आधारशिला रखने के मौके पर प्रधानमंत्री मोदी ने बड़ा आरोप लगा दिया कि कांग्रेस बांटो और राज करो के फॉर्मूले पर काम करती है। प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस को नफरत फैलाने की फैक्ट्री बताया और कहा कि कांग्रेस आज देश को खत्म करने पर तुली। कांग्रेस हमेशा बांटो और सत्ता पाओ के फॉर्मूले पर चली है। कांग्रेस ने बार बार ये सिद्ध किया है कि वो एक गैर जिम्मेदार दल बन गया है। वो अभी भी देश को बांटने के लिए नए नए नैरेटिव गढ़ रही है। कांग्रेस समाज को बांटने का फॉर्मूला लाती रहती है। कांग्रेस देश के मतदाताओं को गुमराह करने से बाज नहीं आ रही। कांग्रेस भारत के सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की भावना का दमन कर रही है, सनातन परंपरा का दमन कर रही है। जिस कांग्रेस ने इतने वर्षों तक देश पर राज किया वो सत्ता में वापसी के लिए इतनी बेचैन है कि हर रोज नफरत की राजनीति कर रही है। नफरत फैलाने की सबसे बड़ी फैक्ट्री बनने वाली है। ये गांधी जी ने आजादी के बाद ही समझ लिया था। इसलिए ही गांधी जी ने कहा था कि कांग्रेस को खत्म कर देना चाहिए। कांग्रेस खुद खत्म नहीं हुई, लेकिन आज देश को खत्म करने पर तुली हुई है। इस समाज में नफरत फैलाने का मंच से खुलेआम
लोगों के कपड़ों से पहचाने जाने का, शमशान कब्रिस्तान करने का, मुजरा मंगलसूत्र करने का काम इस देश में किसने किया है? प्रधानमंत्री जी ने। तो वैमनस्यता कौन फैलाता है? ध्रुवीकरण कौन करता है? असलियत यह है कि प्रधानमंत्री जी अपने ऊपर जो आक्षेप लगते हैं उनको लगता है वो दूसरों पर लगा सकते हैं। इस देश को बांटने का काम नरेंद्र मोदी जी ने, उनकी पार्टी ने और उनकी सरकार ने किया है। इस देश को जोड़ने का काम लगातार कांग्रेस पार्टी कर रही है, आगे भी करेगी। तो मुझे ऐसा लगता है कि मोदी जी कुछ बहकी बहकी बातें कर रहे हैं। इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि कांग्रेस और उसके अर्बन नक्सल गिरोह का पूरा इकोसिस्टम हरियाणा में फेल हो गया। जनता कांग्रेस के इरादों को भांप गई। अब बीजेपी का मिशन महाराष्ट्र और झारखंड है। सवाल है, क्या हरियाणा की जीत का मंत्र बताने के साथ साथ प्रधानमंत्री मोदी ने आने वाले विधानसभा चुनाव में जीत का एजेंडा भी सेट कर दिया? सवाल यह भी है कि हरियाणा में मिली करारी हार के बाद कांग्रेस हार के कारणों पर मंथन करेगी या फिर अंदरूनी कलह में डूबी रहेगी? सवाल यह भी है कि अगर कांग्रेस मुसलमानों की गोलबंदी से वोट बैंक को मजबूत करने की बात करती है तो क्या इससे बीजेपी का हिंदुत्व का एजेंडा और मजबूत होगा? ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स राउंड ऑफ भारत। तो चलिए आपने ये रिपोर्ट देखिए। आपका परिचय आज के मेहमानों से करवाता हूं। हमारे साथ राधिका खेड़ा हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता और राष्ट्रीय प्रवक्ता। मोहम्मद फैज खान अब से थोड़ी देर में जुड़ेंगे, जो कि नेशनल कन्वीनर हैं राष्ट्रीय मुस्लिम मंच के। चंद्रमोहन शर्मा जी कांग्रेस पार्टी के नेता। हाफिज नूर अहमद अजहरी हैं, इस्लामिक स्कॉलर के तौर पर। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चंद्रमोहन शर्मा जी, पहला और बहुत सीधा सा सवाल, आप लोग जातियों की बात करते हैं, मुसलमानों में कितनी जातियां होती हैं? देखिए, आप प्रश्न पूछिए मुसलमानों में कितनी जाति होती है, ये तो भाजपा बताएगी। क्योंकि आज की डेट में अगर भाजपा ये कहती है कि मैं जीती हूं तो उनका मानसिक संतुलन बिगड़ गया है। और मेरी राय है कि पूरी भाजपा को अपने शीर्ष नेतृत्व से नीचे तक का जो मानसिक संतुलन बिगड़ गया है उसको किसी एक अच्छे डॉक्टर या किसी हॉस्पिटल में जाके चेकअप करवाना चाहिए। क्योंकि देश की सत्ता के अंदर हिंदुत्व की सरकार है, देश की सत्ता के अंदर हिंदूवादी सरकार है कहते हैं, और फिर कहते हैं कि हिंदू खतरे में है। देश के अंदर हिंदुत्व का नारा लगाते हैं और फिर कहते हैं कि बटोगे तो कटोगे। फिर देश के अंदर हिंदुत्व की सरकार कहते हैं, 56 इंच की सरकार कहते हैं, और फिर कहते हैं कि कांग्रेस हिंदुओं को डरा रही है। कहीं ऐसा तो नहीं है? मानसिक संतुलन में कहना ये चाह रहे थे कि भाजपा के रहते हुए भाजपा मुसलमानों को डरा रही है और हिंदुओं का इस्तेमाल कर रही है। तो मेरी राय है भाजपा के सभी नेताओं को कि अपना मानसिक संतुलन चेक करवाएं। चंद्रमोहन जी, आपकी जो राय थी, आपकी पार्टी की जो लाइन थी, वो आपने बोल दिया। मैं अपना सवाल दोबारा दोहराता हूं। आप लोग जातियों की बात करते हैं, जाति जनगणना की बात करते हैं, तो सर मैं दोबारा, ये मेरा अपना सवाल है, मुसलमानों में कितनी जातियां होती हैं? मेरे देश में 146 करोड़ जनमानस हैं। तो सर ये हिंदुओं में नहीं बात आती है? जब हिंदुओं में जातियां गिनते हैं तो चंद्रमोहन जी, जब हिंदुओं में जाति की बात करते हैं, जाति जनगणना की बात आती है, तब 146 करोड़ लोग नहीं याद आते हैं। लेकिन मुस्लिम में जातियों की बात मैंने पूछ दिया कि मुसलमानों में कितनी जातियां हैं, तब आप कह रहे हैं 146 करोड़ हम हिंदुस्तानी हैं। इस प्रश्न का तो सर फिर हिंदुस्तानी की बात किया करिए। फिर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, और हिंदू में ये जाति, मुस्लिम में ये जाति, सिख और ये ईसाई की बात मत किया करिए। प्रश्न के जवाब देने से मेरे देश के नागरिकों को कुछ फायदा हो तो मैं देने को तैयार हूं। तो सर हिंदुओं की जाति गिनने से कौन सा फायदा हो रहा है भारतीय जनता पार्टी में? ये तो चंद्रमोहन जी, हिंदुओं की जातियां गिनने से क्या फायदा हो रहा है? जाति जनगणना से फिर कोई फायदा नहीं होगा, मैं मान लेता हूं आपकी इस बात से। हर वर्ण और हर व्यक्ति को उसका अधिकार मिलना चाहिए। अब बिल्कुल मिलना चाहिए। फिर मैं ये मान लेता हूं कि जाति जनगणना का सिर्फ आप लोगों का चुनावी जुमला है, उससे आम जनता को, इस देश के 146 करोड़ लोगों को कोई फायदा नहीं होगा। नेताओं को आप समझाइए कि आपका मानसिक संतुलन ठीक नहीं है। फिर वही बात है, आप अगर जीतते भी हैं तो कम से कम बयान तो ऐसे दीजिए जिससे नहीं चंद्रमोहन जी, आपकी बात को चंद्रमोहन जी, मैं मान लूं जाति जनगणना से कोई फायदा नहीं, क्योंकि बात 146 करोड़ की हर एक आदमी की होनी चाहिए, इसलिए जाति ना देखी जाए। अरे राकेश भाई, आपके पास अभी राधिका जी बैठी हैं, भाजपा की प्रवक्ता सर, मैं और बड़ा अच्छा मौका है, आपने जो प्रश्न खड़ा किया उनसे भी पूछ लीजिएगा। नहीं, मैं उनसे भी पूछूंगा नेता राहुल गांधी उनका मानसिक संतुलन ठीक है या खराब है, आपके हिसाब से मैं पूछूंगा। चर्चा भाजपा करना, लेकिन आपने मुसलमानों की जातियां कितनी मैंने पूछ लिया, तो आप कह रहे हैं 146 करोड़ लोग की बात करेंगे, जातियों की बात नहीं करेंगे। लेकिन हिंदू की बात आती है तो जातियों की बात करेंगे। चलिए ठीक है, देश के अंदर राज कर ही रहे हैं। आपकी पॉलिटिकल कंपल्शन है, मुझे पता है। राधिका खेड़ा, आप लोगों का मानसिक संतुलन ठीक नहीं है, चंद्रमोहन जी कह रहे हैं उत्पीड़न हो रहा है, उसका हक छीन रहे हैं।
मध्य प्रदेश के अंदर अभी डाटा है एनसीपीआरटी का जो ठीक है, टाइम्स के अंदर। ठीक है। अब सुनिए राधिका खेड़ा को, मानसिक संतुलन ठीक है या खराब है जो आपने बोला? लड़कियां गायब हैं, डायनासोर ही खा रहे हैं उन्हें। ठीक है। जय श्री राम। मुझे यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है कि कौन साहब बोल रहे हैं। चंद्रमोहन जी हैं कांग्रेस पार्टी के। मुझे लगता है शायद कांग्रेस के प्रवक्ता है जी। देखिए कांग्रेस के ना, मुझे लगता है आप लोगों को इनकी ना बातों को ज्यादा ध्यान देना नहीं चाहिए। देखिए मुझे उन लोगों से ज्ञान नहीं चाहिए जो लोग उन पार्टियों के साथ अलाइन हो जाते हैं और उनके साथ हाथ में हाथ डालते हुए एक दूसरे को वोट देते हैं, जो उन्हीं के पिता का भारत रत्न छीनने आ रहे थे, जो उन्हीं की मां को सबसे बड़ा देश का चोर बता रही थी आम आदमी पार्टी, जो अपने माँ बाप का नहीं हुआ और उस विचारधारा के साथ चला गया। तो वो पार्टी के प्रवक्ता मुझे यहाँ पे आके ज्ञान ना दे और अपने कटाक्ष अपने पास रखे। आप लोगों को लगातार देश की जनता आईना दिखा रही है कि एक बालक बुद्धि जो ये कहता है मैं किंडरगार्टन से पोस्ट ग्रेजुएशन करता हूं, उसको क्या नतीजा मिलता है, देश की जनता लगातार जवाब दे रही है। और आप वो छोड़ दीजिए, अगर ये कह रहे हैं हमारा मानसिक संतुलन खो रखा है, एक पागल जो होता है ना, देखिए ये फिर बीच में बोलेंगे, इस तरीके से डिबेट नहीं होती। अगर मैं इनके बीच में बोलने लग गई, मैं चंद्रमोहन जी डिबेट की शुरुआत आपसे हुई थी, राधिका खेड़ा आपको सुन रही थी, तो आप सर बीच में नहीं। चंद्रमोहन जी आप सुन लीजिए, फिर मैं आपके पास आ जाऊंगा, जो आपका ऑब्जेक्शन होगा बोल लीजिएगा। आपने उनका बीजेपी का पूरा मानसिक संतुलन खराब है तो जवाब भी सुनिए और जवाब के लिए तैयार भी रहिए, प्लीज। नहीं चंद्रमोहन जी, नहीं सर प्लीज, मैं आपको समय दे दूंगा, उसके बाद के बारे में बोलेंगे तो जवाब अरे तो पार्टी प्रवक्ता मिलेगा, जोर से मिलेगा। आप एक मिनट अब मैं बात कर लूं। अगर ये आदमी बोल रहे हैं ना मेरे नेता, ये आदमी बोल रहे हैं मेरी कांग्रेस, आपका थोड़ा सर्टिफिकेट चाहिए। आप पहले यहाँ खुद के लिए बात चले जाइए, ये आपको कौन मना कर रहा है? ओ हेलो राधिका जी, आप वहाँ रहिए, हम कौन मना कर रहे हैं? आपको मत रहिए, आप वहाँ रहिए, कौन मना कर रहे हैं? आप हमारी चिंता मत करिए, आप अपनी चिंता करिए, आपको कुछ मिल जाए वहाँ। अगर आप इनको म्यूट कर दे तो मैं बोल लूं। नहीं म्यूट किसी को नहीं करेंगे, म्यूट किसी को नहीं करेंगे। लेकिन चंद्रमोहन जी आप शांत रहेंगे, राधिका खेड़ा को सुनिए, फिर आपके बाद आ जाऊंगा सर बीच में नहीं, प्लीज चिल्लाने का कंपटीशन बोलिए राधिका जी। नहीं चलिए, कोई पर्सनल नहीं, राधिका जी बोलिए। देखिए जब कांग्रेस पार्टी कुछ बोलती है कि कोई बौखला गया है कि कोई कुछ हो गया है, मुझे लगता है इग्नोर कर देना चाहिए। जब इंसान का मानसिक संतुलन ठीक नहीं होता, हर पागल को सामने वाला पागल ही लगता है। और जाहिर सी बात है तकलीफ होना लाजमी है, झटका लंबा तगड़ा लगा है। कई बार सरकार बनाने जो बैठ गए थे, ये गिना जा रहा था किसको कौन सा मंत्रालय मिलेगा, कौन मुख्यमंत्री बनेगा, जलेबियां बांटी जा रही थी। जिस पार्टी के सबसे शीर्ष नेतृत्व जयराम रमेश ने सुबह 7:30 बजे मीडिया को जलेबियां बांट दी थी। आपको याद होगा कल सुबह आप ही के चैनल में नावेका जी को 7:30 बजे ये लोग जलेबियां भिजवा रहे थे, प्रधानमंत्री जी को जलेबियां भिजवा रहे थे, सब देख रहे थे। तो इनके दिमाग का एक जलेबा बना दिया हरियाणा की सरकार ने, तो उसके बाद ये अपशब्द इनके लाजमी है। लेकिन ये पूरा देश जानता है कि किस तरीके से देश के विभाजन करने में ये नंबर 1 है। भाई को भाई से लड़ाना, जाति को जाति से लड़ाना, धर्म को धर्म से लड़ाना, बात बात पे लोगों की जात पूछ लेना, धर्म पूछ लेना। और कमाल की बात यह है जो आदमी दुनिया की जात पूछता है, मीडिया वालों को नहीं छोड़ता, जवानों को नहीं छोड़ता, डॉक्टरों को नहीं छोड़ता, जो मिलता है उससे पूछता है तुम्हारी जाति क्या है। और अगर आप उससे पूछ लो कि उसकी जाति क्या है तो दुम दबा के भाग जाएंगे। ठीक है, और सारे राधिका जी आ रहा हूं। अब बोलिए चंद्रमोहन जी, मैं फिर दोबारा सवाल दोहरा रहा हूं सर। आप लोग बार बार आपके नेता जाति जनगणना की बात करते हैं, मैं फिर कह रहा हूं 5 जातियां गिनवाइए मुसलमानों की। सर 5 जातियां गिनवाइए मुसलमानों की। देखिए मैंने जाति गिनवा देता हूं। देखिए कांग्रेस की जाति और कांग्रेस के प्रवक्ता की जाति उसका देश है, और भारतीय जनता पार्टी की जाति उसको बैठ के टीवी डिबेट पे बैठ के अपनी जाति कांग्रेस के प्रति बोल के कहनी पड़ती है। ये फर्क है देश के अंदर। जो पार्टी के नेता प्रवक्ता 10 साल में सत्ता पे हों और उनके नेताओं के पास अपने प्रवक्ता ना हो और वो दूसरों के प्रवक्ताओं को लाके बिठा दे, ये जाति है भारतीय जनता पार्टी की। और रही देश हिंदुस्तान के लोगों की जाति, तो वो हिंदुस्तानी है, हर वर्ण में रहते हैं, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, देशवासी है। नहीं बहुत सही है। आज एक बात राधिका खेड़ा 30 सेकंड दीजिए, मैं आ रहा हूं। आज एक बात बहुत शानदार हो रही है चंद्रमोहन जी। आप लोग जाति जनगणना की बात करेंगे हर चुनावी मंच से, जाति गिनो जाति गिनो जाति गिनो जाति गिनो तभी सामाजिक न्याय होगा। लेकिन आज मैंने कह दिया कि मुसलमानों की भी 5 जातियां गिनवा दीजिए, तो आप कह रहे हैं 140 करोड़ हिंदुस्तानी, फिर जाति की बात नहीं होती है। फिर आप कहते हैं हर कोई हिंदुस्तानी है, जाति मत देखो, हिंदू मुस्लिम मत देखो।
तो हिंदुओं को बांटने, तब तो आप साबित कर रहे हैं चंद्रमोहन जी कि हिंदुओं को बांटने के लिए आप जाति जनगणना की बात करते हैं। राधिका खेड़ा एक शॉर्ट रिप्लाई, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। राकेश जी, आपकी मजबूरी है, मेरी मजबूरी नहीं, मेरी कोई मजबूरी नहीं बहुत हास्यास्पद है, मेरी कोई मजबूरी नहीं है। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि हिंदू की जाति गिन रहे हो तो मुसलमानों की भी गिन लो। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं, देश के प्रधानमंत्री नहीं, मेरी कोई मजबूरी नहीं है चंद्रमोहन जी, मेरी कोई पॉलिटिकल कंपल्शन नहीं है और ना कभी जीवन में होगी। अब सुनिए राधिका खेड़ा को, बिगड़ गया, रुक जाइए, समय थोड़ा कम होता है, बाकी दो मेहमान वेट कर रहे हैं। राधिका खेड़ा प्लीज, चंद्रमोहन जी प्लीज सर, आपको सबसे ज्यादा मैंने समय दिया, रुक जाइए राधिका खेड़ा। देखिए आप इनसे जितनी बार भी सवाल पूछ लेंगे ना, ये दो जाति भी नहीं बता पाएंगे, ये भी नहीं बता पाएंगे शिया सुन्नी पसमंदा, नहीं बता पाएंगे, क्योंकि इनके लिए चाहे मुसलमान हो चाहे हिंदू हो, सारे के सारे जितने भी धर्म के लोग हैं सिर्फ राजनीति का विषय है। इनको राजनीति के अलावा कुछ नहीं आता, इसीलिए ये बार बार लोगों की जाति पूछते। देखिए इनके प्रवक्ता को यही नहीं पता कि जिनके लिए हिमायती बनते हैं, लगातार उनको डराने का काम करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी तुम्हारी खिलाफत कर रही है, तुम्हारे बारे में नहीं सोचती। अरे आपके सबसे शीर्ष नेतृत्व ने कहा है कि देश की हर चीज के ऊपर सबसे पहला हक मुसलमानों का है, और आपको यही नहीं पता कि मुसलमान में कौन सी जाति होती है कौन नहीं। आप उनके नेता बनते हैं, उनकी वोट आपको चाहिए, पर आपको ये नहीं पता कि उनमें कौन सी जाति है। आपको उनकी वोट चाहिए, लेकिन जब उन्हीं महिलाओं के लिए ट्रिपल तलाक बिल लेकर आया जाता है कि उनको हक मिले उनका, तो सबसे पहले कांग्रेस पार्टी उसका विरोध करती है। देखिए ये बहुत गलत तरीका है। देखिए ये तो आप लोग चिल्ला रहे हैं। अरे यार ठीक, चंद्रमोहन जी सर प्लीज, मैंने कह दिया था कि बीच में अगर कोई बोल भी रहे हैं तो एक लाइन बोलकर शांत हो जाया करिए सर, एक लाइन बोलकर शांत हो जाया करिए, ताकि जिसका समय है वो अपने हिसाब से बोल पाए। मैं रुक जाइए 20 सेकंड और राधिका खेड़ा प्लीज। चंद्रमोहन जी प्लीज सर, मेरी रिक्वेस्ट है, नहीं ऐसे बीच बीच में नहीं, मैं समय सबको दे रहा हूं। अभी देखिए दो मेहमान बड़ी शांति से इंतजार कर रहे हैं। राधिका खेड़ा 20 सेकंड। देखिए देश की जनता पिछले 10 सालों से इसी जंगलीपन को बाहर रख रही है। यही तरीका राहुल गांधी लोकसभा में भी करते हैं और उनकी पार्टी करती है। जब प्रधानमंत्री बोलते हैं, पार्लियामेंट ये चलने नहीं देते। इनको लगता है हम चिल्लाएंगे तो असली मुद्दे देश की जनता पास नहीं जाएंगे, लेकिन नतीजा क्या होता है? हरियाणा की जनता ने दिखा दिया कि काट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती, और इस तरीके का करारा तमाचा मारा कि आपने देश की बेटियों, जवानों, हिंदू, मुसलमान, जाट, नॉन जाट, एसटी, एसटी कितना बंटवारा कर दिया था आपने, तो हिंदुओं को बांट दिया था। क्या हुआ? हिंदू पूरा एक हो गया, और हिंदू ने एक होके साथ खड़े होके करारा जवाब दे दिया। ठीक है राधिका जी, अब हाफिज नूर अजहरी साहब, और मैं आपसे कोई पॉलिटिकल क्वेश्चन नहीं कर रहा हूं, एक इस्लामिक स्कॉलर के तौर पर, एक मुसलमान के तौर पर। एक तो दो सवाल है, 1 मिनट आपको अनइंटरप्टेड समय दूंगा। एक तो मुसलमानों में कितनी जातियां होती हैं, जरा बता दीजिएगा, शायद चंद्रमोहन जी को या किसी को उतना पता नहीं होगा जितना आपको पता होगा। दूसरी बात है, क्या आपको नहीं लगता है कि सामाजिक न्याय की अगर बातचीत हो रही है, जाति जनगणना की बात हो रही है, तो क्या आपको यह लगता है बतौर मुसलमान, बतौर मुस्लिम नेता, कि मुसलमानों में भी जातियों की बातचीत होनी चाहिए ताकि किसको कितना ज्यादा सपोर्ट की जरूरत है ये देखा जा सके? देखिए, मुसलमानों में जातियां तो राजनीतिक लोगों ने भारत में बांटी है, ओबीसी और जनरल और दलित, बहुत सारे। हाँ, हालांकि मुसलमानों में दलित नहीं होते, लेकिन इस तरह की बातें करके देश को बांटने की कोशिश जरूर की गई। मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ आपके चैनल पर कह रहा हूँ, हमारी जाति ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, और वो हमारे मजहबी एतबार से है, वरना हम हिंदुस्तानी हैं और हिंदुस्तानी ही रहना चाहते हैं। ये जिस तरह से आप अभी कांग्रेस से बात कर रहे थे, भाजपा से बातचीत कर रहे थे, मैं राजनीतिक बात नहीं कर रहा, लेकिन राजनीतिक तरीके से जिस तरह से हमारा दुरुपयोग हुआ है, वो जरूर हम आप से कहेंगे कि कांग्रेस की सरकार रही है अभी पिछले दिनों केंद्र में 10 साल की सरकार में उन्होंने 2 बार मुसलमानों के हालात पर तबसरा किया, 2 या 3 बार, सच्चर कमेटी के जरिए और रंगानाथ मिश्रा आयोग के जरिए उन्होंने हमारे हालात दुनिया के सामने रखे। हम कहेंगे अपने हालात की कुछ भी न खबर थी हमको, हमने औरों से सुना है कि परेशान हैं हम। इन लोगों ने हमारे बारे में ये जो कांग्रेस के प्रवक्ता महोदय बैठे हैं, ये हमें जवाब भी दे कि 2 बार हमारे हालात पर तबसरा करने के बाद जो रंगानाथ मिश्रा आयोग ने, जो सच्चर कमेटी ने सिफारिशें लागू की थी कि मुसलमानों की हालत दलितों से ज्यादा बदतर है, इसके बावजूद उन्होंने मुसलमानों के लिए क्या किया? सिर्फ मुसलमानों को इस्तेमाल करने के लिए आपकी पार्टी वजूद में आई है क्या?
मुसलमानों के हालात पर आपने नहीं, बहुत शानदार सवाल है अजहरी साहब, बहुत शानदार सवाल है आपका, और इसका मैं चंद्रमोहन जी से जवाब लूंगा। लेकिन उससे पहले फैज खान आपके पास, और सवाल ये कि जो कह रहे हैं अजहरी साहब की जातियां होती नहीं मुसलमान, होती है कि नहीं होती है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश रहली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतन मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। राकेश पांडे भैया, इस्लाम कहता है एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद और अयाज, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज। इन्होंने बिल्कुल ठीक कहा कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, इसके अलावा इस्लाम में कोई जाति नहीं होती है। इसके साथ साथ राजनीति के लिए, पैसे के लिए, धन के लिए लोगों ने मुसलमानों में भी जातियां बना दी हैं, और काफी सारे मुसलमान इस आधार पर, राजनीतिक आधार पर, आर्थिक आधार पर जरूर पिछड़े हैं, और उनके विकास के लिए कार्य होना चाहिए। क्लासिकल तो हिंदुओं में भी जातियां भगवान ने बनाकर थोड़ी नहीं भेजनी। क्लासिक ये ब्राह्मण हो गया, ये बनिया समुदाय से है, ये किसी और जाति से, ये किसी और जाति से, भगवान बनाकर भेजते हैं क्या? बेशक आपने सही कहा, मैं सहमत हूं। ये सब यहां पर आकर बनता है। चूंकि आपने इस्लाम के मुतालिक प्रश्न किया था, इसलिए मैंने इस्लाम के हिसाब से जवाब दिया, और हिंदुत्व के हिसाब से भी यही सत्य है कि महाराजा मनु की सब संतान है और सब एक है, किसी में उच्च नीच भेदभाव नहीं है। लेकिन जैसे हिंदुओं में हुआ कि कोई पॉलिटिकल और आर्थिक रूप से पीछे रह गया, सरकारी नौकरियों में पीछे रह गया, वैसे ही बहुत सारे मुसलमान भी तो मुसलमानों में जातियों पिछड़ा कौन है, अगड़ा कौन है, ये देखने की जरूरत है कि नहीं फैज खान? बिल्कुल देखने की जरूरत है। जो राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक रूप से पिछड़े हैं उन्हें सामने लाने की आवश्यकता है। मैं इस बात पे सहमत हूं। और मैं एक चीज और ऐड करूंगा, बेशक कांग्रेस ने अब तक मुसलमानों के लिए कोई काम नहीं किया सिवाय बंधुआ मजदूर बनाने के लिए, और कुछ नहीं किया। बंधुआ मजदूर बनाया। चंद्रमोहन जी, दो सवाल है। एक तो आप लोगों ने कमेटी बनाई, किया कुछ नहीं, मुसलमानों को सिर्फ धोखा दिया है, वोट बैंक बनाया, जो प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, नंबर एक बात। दूसरा सवाल यह है कि अगर आप मुसलमानों की जातियां ना देखकर सिर्फ हिंदुओं की जातियां देखते हैं, तो मतलब आग लगाना चाहते हैं हिंदू समुदाय में जातियों के आधार पर। राकेश जी, अभी सत्ता किसकी है? भारतीय जनता पार्टी की है। 10 साल से है, 11वें साल के अंदर भी सेंटर के अंदर है। अगर कांग्रेस ने कुछ नहीं करा, और आपके दो स्कॉलर यहाँ बैठ के कह रहे हैं कि कांग्रेस ने देश के मुसलमानों के लिए कुछ नहीं करा, तो 11 साल के अंदर पहला प्रश्न तो उनपे खड़ा होता है, जो आज 11 साल गुजर जाने के बाद भी कांग्रेस की बात करते हैं। तो उन्होंने हाथ में क्या, उन्होंने हाथ में क्या, 9 बार शायद असहमत हो जाता हूं। जब सत्ता लेनी होती है, सुनिए चंद्रमोहन जी, आजारी जी से मैं 10 में से 9 बार असहमत हो जाता हूं, और काफी उनसे तीखी बहस भी हो जाती है। वो आजारी जो बार बार कहते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी शायद मुसलमानों के खिलाफ हो जाते हैं, लेकिन आज वो आपसे सवाल पूछ रहे हैं कि आपने कमेटी बनाई, आयोग बनाई, किया क्या मुसलमानों के लिए? उनके इस सवाल का जवाब दीजिए ना। जो बीजेपी की मुखालफत करते हैं, विरोध में खड़े हो जाते हैं, उनके इस सवाल का जवाब दीजिए चंद्रमोहन जी। जो वर्ग को आज जरूरत है देश की। देखिए, मैं राकेश पांडे के जवाब देने के लिए नहीं बैठा हूं, मैं अपनी पार्टी का पक्ष। अरे ये आजारी जी का सवाल है, जो बीजेपी और मोदी के विरोध में लगातार खड़े रहते हैं, वो आपसे पूछ रहे हैं। राकेश पांडे जी को वो प्रश्न आजारी जी, आपको इनका जवाब पसंद आया क्या? चंद्रमोहन शर्मा जी का जवाब चंद्रमोहन जी, नहीं, चंद्रमोहन जी मेरी बात सुने, मैं आपसे बहस करने नहीं आया। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि मुसलमान नरेंद्र मोदी से क्यों सवाल करे? मुसलमान भारतीय जनता पार्टी से क्यों गए? मुसलमानों ने खुल करके भारतीय जनता पार्टी का बायकॉट किया है। मुसलमान खुल करके भारतीय जनता पार्टी की मुखालफत कर रहा है। मुसलमान खुल करके भारतीय जनता पार्टी के आज भी खिलाफ खड़ा है, आपके साथ में खड़ा है। लेकिन इसके बावजूद ही आप बोल रहे हैं कि उनसे आप पूछिए। उनसे हम क्यों पूछेंगे भाई? वो तो जो कर रहे हैं वो तो हम तो उनका एहसान समझते हैं कि जो उन्होंने अब तक जिस लेवल पर भी किया है। आप तो हमारे हो, आप तो मुसलमानों की रहनुमाई करते हुए नजर आते हो। आपकी जो 10 साल सरकार रही, मैंने पूछा वो 10 सालों में आपने क्या किया है, तो इसमें आपको जवाब देने में पहले वक्तव्य के अंदर आपका वक्तव्य कुछ और था। अभी आपने क्या कहा कि दोस्त कमेटी के अंदर कांग्रेस ने सच्चर कमेटी और उसके अंदर मुसलमानों के पक्ष में कुछ नहीं किया, और अभी आपने एकदम नहीं चंद्रमोहन जी, आप सुन नहीं पाए, समझ नहीं पाए। आजारी साहब ने ये कहा था कि आपने कमेटियां बनाई, उसमें पता चला कि मुसलमानों को कितनी मदद की जरूरत है, उसके बावजूद आप लोगों ने कुछ नहीं किया। कमेटी आयोग की रिपोर्ट धूल फाक रही है। तब तो राधिका खेड़ा ये बात साबित हो गई, और वो मुसलमान जो आपके विरोध में खड़ा रहता है, वो ये कह रहा है कि कांग्रेस कुछ नहीं कर रही है, धोखा दे रही है, वोट बैंक बनाकर रखी हुई है, बदवा मजदूर बनाकर रखी हुई है। राधिका खेड़ा, एक आखिरी रिप्लाई। देखिए,
देखिए क्या है ना, आप जम्मू कश्मीर का एग्जाम्पल ले लीजिए। हमने किस तरीके से जम्मू कश्मीर में खास करके घाटी में शांति लेकर आए, वहां पे इंश्योर किया कि आज वहां पे पत्थरबाजी नहीं हो रही, ये भी इंश्योर किया कि आज बच्चे स्कूल जा पा रहे हैं। और आप लोगों के कई एंकर्स वहां घूम के आए थे, जो बच्चों से मिलते थे वो कहते थे बहुत खुश है। वहां पे आज शाम को लाल चौक पे आइसक्रीम खाई जा सकती है, स्कीइंग हो रही है, हर चीज कर रहे हैं वहां पे।